है ना, लिंक करते हुए चेन बनाने के लिए अनिवार्य था। तो आज हमारा टॉपिक है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म नेशनलिज्म राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद से पहले हमको राष्ट्र पता होना चाहिए। हाँ, मैंने आपको स्टेट्स की 4 प्रवृत्तियां बताई थी, कौन कौन सी होती हैं? हाँ, बिल्कुल, है ना। सबसे पहले इसमें क्या होगी? पॉपुलेशन, जियोग्राफी होगी और गवर्नमेंट होगी और सबसे महत्वपूर्ण सोवरेनिटी होगी, है ना। तो ये 4 अगर एलिमेंट कहीं पाए जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते थे? स्टेट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स। तो इस रूप से इंडिया इज ए स्टेट। ठीक है, इंडिया क्या हो जाएगा? मेरा राज्य हो जाएगा। जब स्टेट्स में इमोशन को मैं ऐड कर देता हूँ, जब हम भावनात्मक रूप से इन आधारों पर जुड़ने लग जाएंगे तो ये एक डेफिनेशन क्या बन जाती है मेरी? नेशन की। यही था, ओके, ये था मेरा राष्ट्र। अब हमने पढ़ना है राष्ट्रवाद। आप लोग इस चीज़ से आपको एक बात समझ में आ रही होगी ना कि जितने भी हमने वाद पढ़े, इन वादों का जो मूल था वो कहाँ था? यूरोप, है ना। सारे वाद कहाँ से पैदा हो रहे हैं? यूरोप में। सारे देखो हमने कौन कौन से बात पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा होगा सामंतवाद, देखा ना। मध्यकालीन यूरोप में समस्या क्या थी? फ्यूडलिज्म। तो सामंतवाद टूटेगा तो क्या आया था? पूंजीवाद। पूंजीवाद के अगेंस्ट में कौन आए थे? समाजवाद, है ना। ऐसे ही हमारे बहुत सारे वाद, हमने जितने भी वाद देखे सब पैदा कहाँ हो रहे हैं? यूरोप में। तो वाद से आप क्या समझते हो? वाद विवाद वाला नहीं है, ये वाला वाद। जब प्रत्यय के रूप में वाद लगता है तो उस वाद का क्या मतलब हुआ? देखो एक एग्जांपल देखता हूं, अगर आप समझ पाते हो। लेट अस कंसिडर देयर आर 2 पीपल, दो लोग हैं, ठीक है। ए और बी नाम के 2 व्यक्ति हैं। को समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा प्रयास करना इसको। अच्छा, इसको यहाँ से लेते हैं ना, बिल्कुल अपना ही प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। ये है कुमाऊं से, ठीक, ये है गढ़वाल से। अब अमुक व्यक्ति से पूछा आपका आप कौन हो, अगर ये बताता है कि आई एम ए, ठीक है, ये अपनी आइडेंटिटी जोड़ किससे रहा है? अपने नाम से। इस अमुक नाम से व्यक्ति से पूछा कि आप कौन हो, इसने बताया आई एम बी। तो समझ पा रहे हो, ये अपनी आइडेंटिटी जोड़ किससे रहा? अपने नाम से। अपने को प्रमुख, है ना, इसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद समझा था ना, इंडिविजुअलिज्म। अगर ये अमुक व्यक्ति जिसका नाम ए है, अगर मैं इसे पूछता हूँ मिस्टर ए हु आर यू, अगर ये कहता है कि आई एम फ्रॉम कुमाऊं, अगर ये अपने को कुमाऊं से बताता है और बी नाम का व्यक्ति आपको गढ़वाल से बुलाता है, तो ये दैट इज क्या है? क्षेत्रवाद, क्योंकि क्षेत्र प्रमुख नहीं हो गया। अभी ऐसी एग्जाम्पल और समझ लो। ए नाम के व्यक्ति से पूछा गया कि आप समाज को कैसे देखते हो? ध्यान से समझना है। इसने बोला कि समाज में क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। बी वाले व्यक्ति ने बोला समाज में क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए। ओके, अब ए ने क्या बोला? समानता। इसका मतलब इसकी विचारधारा कैसी हो गई? है समाजवादी। इसने क्या बोला है? स्वतंत्रता। तो ये इसकी विचारधारा कैसी है? पूंजीवादी। पूंजीवादी या उदारवाद कह सकते हैं। उदारवाद में क्या होता है? इंडिविजुअलिज्म को आगे रखते हैं ना। तो आप समझ पा रहे हो वाद क्या है? मैं समझाने क्या चाह रहा हूँ, वाद। देखो ए और बी, ए कहाँ का था? कुमाऊं का, बी था गढ़वाल का। तो ए और बी क्या हो गए हैं? क्षेत्र हो गया। अब अगर अपने आइडेंटिटी को किसी क्षेत्र विशेष से जोड़ने लग गया तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रवाद। अब एक एग्जांपल और हो सकता है। देखो ए नाम के व्यक्ति से पूछा कि आप कौन हो, अगर इन्होंने बताया कि मैं हिंदू हूं और बी ने बोला कि मैं मुस्लिम हूं, तो ये क्या हो जाएगा? कम्युनल, संप्रदाय से जोड़ देना अपने आप को, तो ये संप्रदायवाद हो जाएगा। फिर समझ पा रहे हो?
एग्जाम्पल। तो अपनी आइडेंटिटी ही किसी चीज़ से जोड़ देना, वो क्या हो जाएगा, वाद। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे, राष्ट्र। तो राष्ट्र की ये डेफिनेशन हो गई। ऐसी विचारधारा को जो समझने वाला है या फिर ऐसी विचारधारा को जो अपने साथ आगे को लेके चलेगा, उसको क्या बोलेंगे, राष्ट्रवाद। ठीक है, आप समझ पाए राष्ट्रवाद क्या है। जैसे कि डेफिनेशन में मैं बार बार बोलता हूँ, अपने देश के प्रति अपनेपन का भाव। ऐसा केवल एक व्यक्ति में नहीं होगा ना, जब ये पूरा व्यापक तौर पर फैल जाएगा हर एक व्यक्ति में, दैट इज राष्ट्रवाद। अब थोड़ा इसके विकास को समझते हैं कि ये डेवलप कैसे हुआ है। अब जैसे कि मैं बताते आ रहा हूँ कि सारे वाद कहाँ पैदा हो रहे हैं, यूरोप में। तो ये लाजिमी है कि ये भी यूरोप में ही पैदा होगा। तो जरा देखते हैं, इसके दो तीन स्टेप हैं। डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, डिफरेंट फेज, अलग अलग फेज में इसको हम इसके ट्रेंड्स पकड़ते हैं जरा कि क्या क्या रहा। ठीक है, फर्स्ट फेज, इधर हम समझ लेंगे सेकंड फेज। फर्स्ट फेज का थोड़ा मैं एक टेन्योर सेट करना चाहता हूँ। आपको एक मोटा मोटा आइडिया बता सकते हो कि यूरोप में फ्यूडलिज्म कब खत्म हुआ था। फ्यूडलिज्म मतलब सामंतवाद। सामंतवाद का पतन कब बताया था मैंने मोटा मोटा, जब वहाँ क्या हुआ था, रेनेसा, पुनर्जागरण हुआ था ना। तो ये घटना लगभग कब की रही होगी। अंधकार का युग कहाँ से कहाँ तक बताया था मैंने आपको, दूसरी सदी से बताया होगा 13वीं सदी तक। तो ये 14वीं सदी से ये स्टार्ट होगी, ये वाली घटना है ना। तो कहाँ से हो जाएगी, 14th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी। सीई क्या हुआ, एडी को ही सीई बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। बीसी को आजकल बीसी बोलने का ट्रेंड है, बिफोर क्राइस्ट, क्योंकि हमारे आपको अलग अलग विचारक वो होते हैं ना, हिस्टोरियन होते हैं। कुछ सबाल्टर्न हिस्टोरियन होते हैं, तो उनका एक दावा है, जिसमें इंडियन हिस्टोरियन भी आते हैं, कि हम अपनी हिस्ट्री को ईसा मसीह पर ही केंद्रित क्यों बनाएं। बीसी का मतलब क्या था, एडी का मतलब क्या था, आफ्टर डोमिनी, या फिर बिफोर क्राइस्ट। मतलब हम ईसा मसीह को बेंचमार्क मान के क्यों चलें। तो उसके लिए एक कॉमन ये बना दिया, इसे बोलते हैं कॉमन एरा। और बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो दोनों यूज होते हैं आजकल, तो मैं सी यूज कर रहा हूँ। 14th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी। और सेकंड फेज में हम पढ़ेंगे आफ्टर 18th सेंचुरी टू टिल नाउ। तो इन चीज़ों का थोड़ा ट्रेंड्स पकड़ते हैं क्या रहा। तो नेशनलिज्म हम समझ गए क्या है, समझ गए ना क्या है नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद क्या है, अपने देश के प्रति अपनापन का भाव। बस इतना याद रखना है। वो बन कैसे रहा था, मैंने बस उसका एक बैकग्राउंड बनाने का प्रयास किया। और वो भी इसलिए किया क्योंकि वो चीज़ हमने समझ रखी है पहले ना, राज्य की परिभाषा हमने पहले पढ़ी थी, उसको यहाँ हम कनेक्ट करने की क्षमता है नहीं है, बस वो डेवलप करना चाहता हूँ आपके अंदर। तो डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म विद डिफरेंट फेज, ये चल रहा है कहाँ, यूरोप में। इसको हिंट कर रहे हैं कि यूरोप में स्टार्ट कहाँ हो रही है सारी चीज़ें, यूरोप में। तो फर्स्ट फेज क्या है, 14th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी। अब देखिए, हमने समझा था वहाँ मध्यकालीन जो यूरोप में समस्या क्या थी, उसे अंधकार का युग क्यों कहते थे, 3 समस्याएं बताई थी, हमेशा वही समस्या आएंगी। हाँ, फ्यूडलिज्म आएगा, होली रोमन एम्पायर आ जाएगा, और ये पवित्र रोमन साम्राज्य होली रोमन एम्पायर हो गया, और सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था आ जाएगी, और तीसरा फ्यूडलिज्म सामंतवाद। ये 3 समस्याएं थी। अब हमने देखा था कि जब फ्यूडलिज्म था, फ्यूडलिज्म वाला प्रोसेस ब्रेक कैसे हुआ था, जब वहाँ मुद्रा अर्थव्यवस्था आ गई थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आ गई थी ना वहाँ, तो मुद्रा का चलन शुरू हो गया, तो बार्टर सिस्टम ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फ्यूडल बने थे, फ्यूडल में एक पूरी चेन बनी थी ना, हायरार्की थी। कैसे थी हायरार्की, किंग, लॉर्ड, बैरन, नाइट, ऐसी नहीं थी पूरी हायरार्की। तो जैसे ही पैसा मुद्रा अर्थव्यवस्था आई चलन में, तो ये पूरी हायरार्की ब्रेक हो गई थी, है। और इसका सबसे बड़ा फायदा उठाया किसने, ये भी समझा था मैंने। जनता को कोई फायदा हुआ इससे,
इससे फायदे में कौन आए? अच्छा, सामंतवाद से नुकसान किसका हुआ था? मोनार्की का। मोनार्की समझते हैं, राजतंत्र का, क्योंकि राजा की शक्ति क्या हो गई थी? कम हो गई थी। तो दोबारा अब जो मौका मिला, जब फ्यूडल सिस्टम को ब्रेक होने का मौका मिला, तो अपनी शक्ति दोबारा बढ़ा ली किसने? किंग ने। तो किंग की पावर दोबारा बढ़ने लग गई। ठीक, तो शुरुआती फेज में जो हम इसको पढ़ते हैं राष्ट्रवाद, वो राजा के द्वारा उत्पन्न राष्ट्रवाद है। अब यहाँ पे मैं फिर एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। एक राजा है, वो उसने थोप दिया आप पे, मान लो उत्तराखंड को ले लो, ठीक है। हम इसको इंडिया में लेट अस कंसिडर, इंडिया में भी 28 राज्य मान लो, देश मान लो, अलग अलग 28 देश हैं, ठीक। अब एक उत्तराखंड का राजा मान लो कोई, ठीक है। उत्तराखंड का राजा जो बनाया है, हमने नहीं बनाया, खुद बन गया अपनी ताकत के दम पर, ठीक। और अब वो ये घोषित कर रहा है कि हम क्या है? राष्ट्र हैं, मैं क्या हूँ? एक राष्ट्र हूँ। तो इसे बोलते थे राष्ट्रीय राजतंत्र, है ना, पढ़ा आपने? राष्ट्र राज्य कहते इसको। तो इसमें जो पहले बने थे, इसको हम बोलते थे राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य, राष्ट्र राज्य मतलब जो हमारा राष्ट्र बन रहा है, जो राष्ट्रवाद की अवधारणा आ रही है, इसको पैदा किसने किया है? राजा ने, और वो भी अपने फायदे के लिए। इसमें जनता का फायदा था क्या? नहीं था ना। जनता का फायदा हम सेकंड फेज में पढ़ेंगे। सेकंड फेज में ऐसा क्या होगा? फ्रांस की क्रांति होगी। तो फ्रांस की क्रांति ने ही उन तत्वों को जन्म दिया, पढ़ते हैं ना हम 9th क्लास में, फ्रांस की क्रांति और राष्ट्रवाद। तो इसको वहाँ लिंक करना पड़ेगा। ओके, तो आधुनिक राष्ट्रवाद कहते हैं उसको। तो ये था स्टार्टिंग का फर्स्ट फेज। आपको समझ में आया राष्ट्र राज्य क्या है? मध्यकाल में यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था टूटी, और सामंतवादी व्यवस्था के टूटने से क्या होगा? जो किंग वाला वर्ग है, ठीक है, राजशाही वर्ग ने अपनी शक्ति को दोबारा मजबूत करने का प्रयास किया, ठीक है। तो जो राजा के द्वारा बनाया गया एक तंत्र था, अब इसको रेडी कौन कर रहा है? राजा, ठीक है। और किस रूप में बना रहा है उसको? राष्ट्र के रूप में। वो लोगों से जबरदस्ती थोप रहा है कि तुम क्या हो? राष्ट्र हो, राष्ट्र के अंदर रहने वाले हो, ठीक है, चाहे किसी का मन है या नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते थे राष्ट्र राज्य। मतलब राजा द्वारा स्थापित राष्ट्र। हिंट करके लिख लो, जनता का महत्व कम है। इसमें जनता का महत्व हमको कम दिखाई देगा, इसको नोट कर लेना, हिंट है। इसको हम बोल सकते हैं अर्ली नेशनलिज्म, और वो हो जाएगा मेरा मॉडर्न आधुनिक राष्ट्रवाद, मॉडर्न नेशनलिज्म। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की अवधारणा आप समझ पाए? किन परिस्थिति ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया? कस्तूरी कुंडली बस है, अपने ही अंदर पैदा करते हैं ना उस सामान को, गंदगी अपने ही अंदर रखी है इन्होंने। सामंतवाद था यूरोप में, उसके अगेंस्ट में खड़ा हुआ कौन? पूंजीवाद। और पूंजीवाद ने ही वो समस्याएं बनाई जिसने राष्ट्रवाद जैसी एक नई अवधारणा को जन्म दिया, जो आपके सामने रखी। ये इसका फर्स्ट फेज है। सेकंड फेज में क्या होता है देखो, सबसे पहले हम पढ़ते थे कि अमेरिकी क्रांति, पढ़ा था ना अमेरिकी क्रांति? और नहीं पढ़ा क्या? कभी तो पढ़ा होगा, कभी मेरे मुंह से जरूर सुना होगा। अमेरिकी क्रांति के हमने इतने सारे प्रभाव पड़े मॉडर्न इंडिया में। तो अमेरिकी क्रांति की जस्ट बाद कौन आई थी? फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति एक विश्व स्तर पर एक ऐसा हम परिवर्तन देख सकते हैं जिसका एक व्यापक रूप में प्रभाव है। उसी ने एक राष्ट्रवाद जैसी उदाहरणों को जन्म दिया था, ठीक है। राष्ट्रवाद तो पहले से चला आ रहा है, लेकिन उसका स्वरूप देखो कैसा है, राष्ट्र राज्य का, ठीक। अब जो नई अवधारणा आएगी, देखा है ना, मॉडर्न फेज आफ्टर 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी क्यों लिखा है? अभी 19th सेंचुरी की बात आ जाएगी। 1776 में, 1789 में होती है ना फ्रांसीसी क्रांति। तो 1789 के बाद फ्रांस का एक नया स्वरूप उभर के आया है ना। उसमें अलग अलग राजा दिखते हैं हम। जूसेपे मेस्सिनी का नाम सुना होगा आपने। फिर वाटरलू के युद्ध में ये अपना मारा जाता है कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट की जब मृत्यु होती है वाटरलू के युद्ध में, आई थिंक 1814 की बात है वो। उसके बाद से हम फ्रांस में एक नया स्वरूप देखते हैं जिसने कि एक स्टैंडर्ड रेडी कर दिया पूरे यूरोप के लिए। ओके, तो ये वहाँ से पूरी घटना स्टार्ट था। इसको मैंने क्या लिखा है, 19th सेंचुरी से स्टार्ट हो रहा है। 19वीं सदी तो समझते हो ना आप लोग? 19वीं सदी क्या है?
कोई आपसे अगर पूछेगा, मैंने ही पूछा, मानो कि 19वीं सदी से आप क्या समझ रही हो, 1801 से 1900 तक का समय है ना। तो मैंने बताया नहीं, वाटरलू के युद्ध में कौन हारता है, नेपोलियन। तो उसके बाद देखो, क्रांति होने के बाद भी है ना डिफ्रेंशिएशन होता है, विभेदन कहते हैं जिसको ना, स्थापित एकदम नहीं होता है ना। तो स्थापित कब हुआ, वो 19वीं सदी में जाके, जब ये मारा जाता है कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद वो परिस्थितियाँ बनी जिसने कि आज का वर्तमान फ्रांस और पूरा यूरोप, उसके साथ पूरा विश्व को तैयार किया ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिज्म। तो ये था मेरा सेकंड पेज। इसमें हम लिखेंगे फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। क्या क्या पढ़ा था फ्रांसीसी क्रांति, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इन चीज़ों को लिख लो। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इन सब की एवज में मैं इसका पूरा रिजल्ट बना के देता हूँ आपको। अगर कहीं मेंस में मौका मिले तो इसको जरूर लेके आना। यहाँ का जो हमने स्वरूप देखा था ना, रिजल्टेंट, वो क्या था, राजा वर्सेस प्रजा, यही तो देखा था। राजा और प्रजा का संबंध है यहाँ, और यहाँ जो बनेगा संविधान वर्सेस नागरिक। ये थोड़ा एक गहरी बात है, अगर आप समझ पा रहे हो तो। ये इसका पूरा रिजल्ट निकाल के दे दिया मैंने। क्या पानी देना पड़ेगा, कि पीछे चले गई, पानी चाहिए था मेरे को। तो ये पूरा रिजल्ट मैंने निकाल के रखा। रिजल्ट निकाल दिया पूरा। देखो, राजा वर्सेस प्रजा, दूसरा मैंने लिखा है संविधान वर्सेस नागरिक। ये चीज समझ पा रहे हो, ये क्या है। आधुनिक जो राष्ट्रवाद है उसमें राजा का स्वरूप किसने पकड़ लिया, संविधान ने, और जो प्रजा थी वो नागरिक बनने लग गई, क्योंकि नागरिक ही तो अधिकारों की डिमांड करेगा ना। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये क्या है, अधिकार है। तो अधिकारवाद, संविधानवाद, ये कहाँ से निकल के आएगी, आधुनिक राष्ट्रवादी की विचारधारा है ना ये। तो संविधानवाद, अधिकारवाद, व्यक्तिवाद, पूंजीवाद, ये सारी विचारधाराएं बाय डिफॉल्ट पैरेलल चलती हैं नेशनलिज्म के, इसको ध्यान रखना, ठीक है। राष्ट्रवाद ने ही ये सारी समस्याएं बनाई हैं, समस्या कह सकते हो या फिर अच्छाई भी हो सकती है, अपने अपनी समझने की बात है। अधिकारों की डिमांड करना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो संविधानवाद है वो अच्छा है, मतलब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पूरा रूल हो, इट इज फाइन और नॉट, व्हाट इज योर ओपिनियन। हाँ, सही है। एक आध लॉजिक दो अपने अपने, कैसे। जैसे भी वो पागल कौन है, वो नॉर्थ कोरिया का ना ट्रम्प तो पागल नहीं है, मार देगा पागल कहने, वो किम जोंग, वो तो पागल ही है ना, उसकी हरकतें देखते रहते हो अगर न्यूज़ में तो। अच्छा, तो तुमने बोला कि जो सिस्टम है वो ढंग से तभी चल पाएगा जब ये हो। ठीक, और हाँ,
मैं संविधान ने पूछा, हाँ इसको ध्यान दिया आपने, आपने सारे संविधानवाद को समझ पाए कि संविधान होना चाहिए। ये तो बस संविधानवाद का मतलब कि मान लो कि इंडिया ने अगर संविधान बनाया तो पाकिस्तान में भी वो विचारधारा फैलेगी कि संविधान होना चाहिए, फिर नेपाल में भी आएगा वो होना चाहिए, भूटान भी सोचेगा होना चाहिए। देखो ये संविधान सबसे पहले जो रेडी ये व्यवस्था आई सबसे पहले अमेरिका में आई। चलो अमेरिका तो अटलांटिक के दूर था, यूरोप से तो काफ़ी दूर है ना अमेरिका, तो अमेरिका के बाद ये जो प्रभाव देखा गया वो यूरोप में देखा गया ना। और यूरोप में सबसे पहले ये विचारधारा कहाँ आई? फ्रांस में। और फ्रांस में एक छोटी सी क्रांति हमने देखी, फ्रांसीसी क्रांति। उसके बाद पूरा यूरोप राष्ट्रवाद के आधार पर एक सूत्र में बदलने का प्रयास किया। आपने देखा पूरा राष्ट्रवादी विचारधारा कहाँ दिखती है हमको? यूरोप में। केवल एक देश ऐसा नहीं है, कौन? रूस। हालांकि वो भी राष्ट्रवाद से ही जुड़ा है ना, राष्ट्रवाद ने ही उन परिस्थितियों को जन्म दिया जिसने समाजवाद को पैदा किया था। ठीक है, ये तो शायद आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। अब इसको ही टिल्ट करना है इंडिया के लिए, क्योंकि देखो ये सारी विचारधाराएं कहाँ से निकल के आ रही हैं? पूंजीवाद से, है ना। और पूंजीवाद मैंने बोला था, पूंजीवाद ही क्या पैदा करता है? उपनिवेशवाद। तो इंडिया क्या था? उपनिवेश था। तो अब उपनिवेश में कैसे राष्ट्रवाद को पैदा होगा, हमने इंडिया के बारे में पढ़ना है ना। ये तो बस एक बैकग्राउंड था कि हो कैसे रहा है। अब इंडिया के बारे में देखो, नेशनलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, ये डिफरेंट फेज, ये तो यूरोप में चल रहा था। अब हम पढ़ेंगे फॉर कॉलोनी, ये भी गलत मिटाया मैंने, ये भी 2 फेज में ही चलेगा। कोई नहीं, दोबारा लिख लेंगे। उपनिवेश थे ना, कॉलोनी में कैसे हो रहा था इसको समझना है थोड़ा। और कॉलोनीज, कॉलोनी में कैसे हो रहा था ये चीज? देखो पूंजीवादी विचारधारा ने ही इसको जन्म दिया, किसको? राष्ट्रवाद को। अभी समझ लिया हमने। तो पूंजीवाद के 3 चरण हमने देखे थे। इन 3 चरणों में विश्व स्तर पर हमने उपनिवेशवाद को देखा था। ओके, तो उपनिवेशों में ही ये समस्या भी पैदा होगी, कौन सी? राष्ट्रवाद की, है ना। राष्ट्र इकट्ठा होने की बात आएगी। तो इसके बारे में एक आध मैं आपको पहले विचारधारा समझाऊंगा, कुछ थिंकर्स आप अगर समझ पाओ, जरूरी भी है। एक आध बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। 2 व्यक्तियों का नाम मैं याद कर पा रहा हूँ अभी। एक है एंडरसन और एक है जॉन स्ट्रेची। जॉन स्ट्रेची, थोड़ा इनके बारे में एक आध चीज़ समझाने का प्रयास करूँगा। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? कुछ भी नहीं आया? हाँ, मतलब कौन सा राष्ट्र? अरब। उपनिवेशों में राष्ट्रवाद। अभी तक राष्ट्रवाद कहाँ चल रहा था? यूरोप में। यूरोप में सारी परिस्थितियाँ क्या थी आपके सामने मैंने अनफोल्ड कर दी। अब मैं आ रहा हूँ इंडिया की ओर, क्योंकि इंडिया भी क्या थी? एक उपनिवेश ही तो था। तो ये वाला जो ट्रेंड मैं समझाऊंगा ये हर एक उपनिवेश के लिए अप्लाई होगा, क्योंकि इंडिया वो भी तो एक उपनिवेश ही था ना, तो वो भी इससे अछूता नहीं रहेगा, वो भी प्रभावित इसी तरीके से होगा। तो पहले मैं एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ कि उपनिवेशों में कैसे राष्ट्रवाद आया, फिर उसको हम अप्लाई कर देंगे इंडिया में, और जहाँ जहाँ उपनिवेश थे ऐसे हम पूरा खोल देंगे इसको। ठीक, तो जॉन स्ट्रेची जैसा एक थिंकर है। ये सारे थिंकर हैं कैसे? साम्राज्यवादी। ठीक है, साम्राज्यवादी लेखक कौन होते हैं? जो ये सिद्ध करते हैं कि ब्रिटिश अच्छे थे। ठीक है, तो इनका मानना है जॉन स्ट्रेची, और इसी को सपोर्ट, इसी का अनुमोदन एटली ने भी किया था। चर्चिल कहते हैं, प्रधानमंत्री बना था ना। इनका मानना है कि भारत कभी राष्ट्र हो ही नहीं सकता है, न कभी था, क्योंकि वहाँ संप्रदायवाद है, वहाँ जातिवाद है, वहाँ क्षेत्रवाद है। इन चीज़ को नोट कर लो। जॉन स्ट्रेची के अकॉर्डिंग भारत कभी राष्ट्र नहीं बन सकता, नहीं था। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनलिज्म ऑन द बेसिस ऑफ, इसमें कौन कौन से बेस बताए थे मैंने? क्योंकि यहाँ आपने क्या लिखा? नहीं था, क्योंकि वहाँ संप्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद,
संप्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद जैसी समस्याएं व्याप्त थी। और इसी का अनुमोदन आगे जाके जब पीएम बनते हैं कौन, मिस्टर चर्चिल, तो उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया था, इस तथ्य को। ठीक है, तो ये विचार देते हैं। अब हम आते हैं नाउ मिस्टर एंडरसन। इनका मानना है कि इस चीज़ को ध्यान से समझना, इनकी एक विचारधारा ऐसी चलती है कि राष्ट्र होते नहीं है, बनाए जाते हैं। इस बात को समझ पा रहे? राष्ट्र होते नहीं है, राष्ट्र बनाए जाते हैं। ये सेम वही विचारधारा है जो अभी हमने पढ़ा था ना, फर्स्ट फेज का नेशनलिज्म, राष्ट्र राज्य। क्या पढ़ा था मैंने कि राजा के द्वारा स्थापित राज्य। और ये वही बात को दूसरे मेथड से कह रहा है, वही बात है। एंडरसन क्या कह रहा है कि राष्ट्र होते नहीं है, राष्ट्र बनाए जाते हैं। और बनाने वाला कौन होगा? राजा तो होगा। अब ये तो अगर हम प्रथम चरण का क्या चल रहा था मेरा, राष्ट्रवाद, तो वहाँ तो राजा था। अब हम अगर सेकंड चरण की ओर आएंगे तो यहाँ वो काम कौन करेगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि सरकार बन चुकी है ना, तो राष्ट्र, यहाँ तो संविधानवाद आ गया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट बन चुकी है, तो संविधान द्वारा ही बनेगा कौन? राष्ट्र। भारत में सारी योजनाएं कौन बनाता था? 1857 की क्रांति के बाद सारी योजनाएं किसने बनवाई? संसद ने तो बनाई। तो ये आपको मैंने बार बार समझाया होगा कि व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी हुई, वो भी इसी को सपोर्ट कर रही है, श्वेत अधिभार, कि जो इंडियंस हैं या फिर ऑल द पीपल ऑफ द कॉलोनीज, वो क्या हैं? अनसिविलाइज्ड हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक ऐसी विचारधारा विश्व में फैला दी कि हमारा कर्तव्य होता है कि हम उपनिवेशों में जो असभ्य लोग हैं इनको सभ्य बनाने आए हैं, हम आपके मुक्तिदाता हैं। एक ऐसा सेंटिमेंट इन्होंने प्रोलिफरेट करने का प्रयास किया था ड्यूरिंग कॉलोनियलिज्म। तो ये था। एंडरसन का मानना ये है कि राष्ट्र होते नहीं है, राष्ट्र बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इंडिया के केस में भी ये बताता है कि इंडिया को भी इन्होंने राष्ट्र के रूप में बनाया। फिर वो कुछ एग्जाम्पल देता है, जैसे वही एग्जाम्पल आएंगे जो हमने उपनिवेशवाद में पढ़े थे। रेलवे लेके आए, लाए ना रेलवे, यातायात को बढ़ावा दिया, और ये पत्रकारिता को जन्म दे दिया। और क्या आएगा? आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, कार्टोग्राफी पढ़ा? कार्टोग्राफी, व्हाट इज कार्टोग्राफी सुना है? जिसमें मानचित्र का अध्ययन करते हैं। बस इन्होंने ज्योग्राफी सेट कर दी ना कि इतना एरिया इंडिया का होगा, इतना एरिया रंगून का हो गया, ये नहीं बनाया था? उपनिवेशवाद के चरण में देखा था ना। पहले तो पूरा भारतीय जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है पूरा एक था, इन्होंने बांटना शुरू कर दिया। इतना पंजाब ये तेरा हो गया, उधर पाकिस्तान बना दिया, इधर बांग्लादेश अलग कर दिया, बंगाल अलग कर दिया ना। समझ से अलग अलग रेखा खींची गई थी, डूरन लाइन है ना, रेड क्लिफ लाइन, ये सब उसी टाइम पे खींची गई है। तो दैट इज कार्टोग्राफी। तो कार्टोग्राफी को इन्होंने लॉन्च कर दिया। कार्टोग्राफी क्या करेगी? आपको जियोग्राफी फिक्स कर देगी। इसने क्या बोला था याद है? अभी बताया था जस्ट, कि भारत क्षेत्र के आधार पर भी क्या है? अलग है। और कौन अलग कर रहा है? देखो, समझ पा रहे? कार्टोग्राफी को लिया है। तो इन पॉइंट को लिखोगे आप। आपने एंडरसन के जो इसने तर्क दिया था वो लिख लिया। क्या लिखा? बनाया जाता है। ठीक है, और इंडिया के केस में आप हिंट करके लिखोगे कि इसने कैसे एग्जाम्पल दिए। सबसे पहले यातायात लाए, रेलवे, और एक सबसे महत्वपूर्ण अंग्रेजी शिक्षा का आना। ये सारे पॉइंट आपको मेंस में काम आएंगे। ठीक है, वहाँ पे सोचने का टाइम नहीं मिलता ना, आपके सामने एक हिंट रहेगा तो आपको सीधे पकड़ते हुए जाओगे। हाँ, सब इसी में आएगा ना। कार्टोग्राफी, मानचित्र विज्ञान कहते हैं इसको। आई थिंक इसको घर जाके आप रिसर्च जरूर कीजिए। मुझे कार्टोग्राफी ध्यान है, इसमें मानचित्रों का अध्ययन होता है। हिंदी का इसका टर्म मुझे याद नहीं आ पा रहा है, वही होना चाहिए, मानचित्र विज्ञान टाइप का कुछ। कार्टोग्राफी लिख तो लोगे ना, कार्टोग्राफी। तो एंडरसन का तर्क समझ में आया? इसमें सारे लिखना। हाँ, क्या क्या बताया मैंने? यातायात, रेलवे, वो अंग्रेजी शिक्षा, और ये पत्रकारिता भी लिखना है, और कार्टोग्राफी। और एक चीज़ और लिख लेना, जिसे हम कहते हैं जो केंद्रीय राजनीतिक पद्धति, मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, जैसे ऐसा कहते थे। एकीकृत राजनीतिक व्यवस्था, एकीकृत राजनीतिक व्यवस्था भारत में लाए ना। अब इन सारे तर्कों को तोड़ना है। अब
जो भी हमने तर्क बनाए, ठीक है। अब इन ये तो थे सारे वेस्टर्न थिंकर हैं, नाम से पता लग रहा है। अब इनको तोड़ना, अब इंडियन थिंक कराएंगे, ओके। तो जो भारत के राष्ट्रवादी कह सकते हैं, या फिर सबाल्टर्न, आपने सुना है सबाल्टर्न हिस्टोरियन क्या होते हैं? वही जो अपनी संस्कृति को ज़्यादा महत्व देंगे। अब ये थोड़ा गहरा हो जाएगा, एक कॉन्सेप्ट होता है जीनोसेंट्रिज्म, पढ़ा आपने कभी? एथनोसेंट्रिज्म। जीनोसेंट्रिक अप्रोच होती है कि मेरी संस्कृति और मैं सबसे महान है। समझ पा रहे हो? इंडियंस आर गुड्स, इंडियंस आर गुड्स, गुड्स है क्या? नहीं समझ में आ रहा है क्या आपको? मैं जिस संस्कृति से बिलोंग करता हूँ वो सबसे अच्छी है, ऐसा सिद्ध जो करे। हाँ, कोई भी कर सकता है। जैसे कभी कभी आपने वो गुण मेरे अंदर भी देखा होगा कि हिंदू बहुत अच्छे हैं, हिंदुवादी हो जाता है ना कभी आदमी, तो कोई मुस्लिम आदि हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो जो ये सिद्ध करने का प्रयास करता है कि जिस सभ्यता में रह रहा हूँ इससे सुप्रीम, तो सुपीरियर और इंफीरियर की जो क्वालिटी बनाने का एक गुण आ जाता है, इसको हम एथनोसेंट्रिक कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है जेनोसेंट्रिक। जेनोसेंट्रिक कहता है कि हम दोनों की सभ्यता अच्छी है, आपकी संस्कृति और हम दोनों की संस्कृति अच्छी है। फिर इन दोनों का हम रिजल्ट निकालते हैं, उसे हम बोलते थे कल्चरल रिलेटिविज्म, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। सबकी संस्कृति अच्छी है ना, तो सबको साथ लेके चलना चाहिए। इन शब्दों को कभी लिख लेना, नोट कर लो। भागवत नीचे घर जाके भूल जाओगे ना इन चीज़ों को। जीनोसेंट्रिज्म, एथनोसेंट्रिज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म, इन 3 चीज़ों को याद रखना। नियम सापेक्षवाद कहते हैं ना, जो मानते हैं कि नियम सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें हम जीनोसेंट, हाँ एथनोसेंट्रिज्म, जीनो वाले में दूसरे की संस्कृति को महत्व देना। देखो ना, आपको अगर पता है व्हाट इज द फंडामेंटल रीजन टू इंड्यूस द कम्युनलिज्म और द इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट, क्या है उसका मेन कारण? कुकी मैती पढ़ा था ना। कुकी मैती क्या है? निर्जातीय समूह है, दैट इज एथनिक, उसको इंग्लिश में एथनिक बोलते हैं। तो एथनोसेंट्रिज्म लिखवाया, ठीक है। एथनिक वर्ड से क्या बना? एथनोसेंट्रिज्म, ओके। जो ये सिद्ध करेगा कि कुकी अच्छे हैं या फिर मैती अच्छे हैं। समझ पा रहे होंगे शायद ना, यहाँ से रीजन अच्छा बन रहा है। और जीनो जैनजी वाले उठा लो आजकल, वहीं से तो बना उज्जैन। और कल्चरल रिलेटिविज्म वाली जो विचारधारा है वो सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वो हर एक संस्कृति या सभ्यता को महत्व देते हुए आगे बढ़ती है। जैसे इंडिया है ना, भारत ने क्या किया? सभी को महत्व दिया। तो ये एग्जांपल इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा, इसका लक्षण हम देखते हैं साउथ सैलिड बाउल कल्चर है ना इंडिया का। तो सैलिड बाउल कल्चर बनाने के लिए इन सब तत्वों का हानिकारक है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं वहाँ, क्या होता है फिलोसफी में आती है चीज़ें, साइकोलॉजी में भी आता है कुछ टर्म इसके। तो मिस्टर एंडरसन एंड मिस्टर जॉन स्टेची का जो तर्क था आपके सामने मैंने रखा, ओके। अब सबाल्टर्न हिस्टोरियन बता रहा था मैं आपको, जो इंडियन, जो ये सिद्ध करेंगे कि इंडिया की हिस्ट्री अच्छी है, ठीक है। तो इनका मानना है कि देखो मिस्टर स्टेची एंड मिस्टर एंडरसन, आपने ये सिद्ध किया कि इंडिया क्या था? विखंडित साम्राज्य था, ओके। ये तो बोला इन्होंने कि भारत क्षेत्रीय आधार पर टूट रखा है ना। कार्टोग्राफी भी ले आए, खुद ही तुमने काटा। तो इन्होंने सिद्ध किया कि भारत में पहले से ही जम्बूद्वीप की अवधारणा रही है। जम्बूद्वीप समझते हो? जम्बूद्वीप भारत खंड है, भारतवर्ष। जब पंडित जी आते तुम्हारे घर सबसे पहले इस मंत्र का उच्चारण होता है, ठीक है। तो जम्बूद्वीप पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को कहते थे, है ना। इधर अराकान योमा, और उधर हमने पढ़ा था वो क्या कहते थे उसको, कांधार काबुल, वहाँ तक पूरा, और दक्षिण भारत पूरा समुद्र तक का एरिया पूरा ट्रेस है ऋग्वेद में, ठीक। तो जम्बूद्वीप की अवधारणा हमारे भारत में ऋग्वेद से चली आ रही है। तो तुम हाउ यू कैन से दैट कि इंडिया तो विखंडित राज्य था? हम तो पहले से ही भौगोलिक क्षेत्र पे तो एक है ना, ठीक। दूसरा हमने देखा था कि भारतीय एकता को सिद्ध करने का प्रयास हमारे कालिदास जी ने मेघदूतम में किया है। उन्होंने
कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के पूरे राष्ट्र को एक होने का एक वहाँ पर हिंट दिया। तो क्या दिखाता है? राष्ट्रवाद तो है वो। फिर शंकराचार्य जी को देखते हैं, उन्होंने 4 मठ बनवाए थे, पढ़ा था ना एंशिएंट में सारा। 4 मठ क्या दिखाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा। तो इसका ये तर्क टूट गया। ठीक। दूसरा हमने पढ़ा था कि वो ये सिद्ध करते हैं कि हमने आपके यहाँ क्या दिया? प्रेस दिया, प्रेस मीडिया को बढ़ावा दिया। तो उसका तर्क क्या होता है? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्यों लेके आए? पढ़ा था उसके बारे में, मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन उसका हिंट यहीं पे देना पड़ेगा कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कौन लाया? अंग्रेज तो लाए। जब आपने प्रिंट मीडिया की बात कर दी थी तो मीडिया को स्वतंत्रता भी तो दो। स्वतंत्रता नहीं देनी थी तो नाम मात्र का क्यों बनाना है? क्योंकि संविधानवाद की एक बाय डिफॉल्ट रिजल्ट है तो आएगा ही आएगा अपने आप, है ना। तो उसने ये सिद्ध किया कि दिस इज नथिंग, दिस इज द क्या कहते हैं, हिपोक्रेसी जनरेटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो हमारी ब्रिटिश सरकार के द्वारा पैदा की गई एक ढोंग है, मतलब ये समझ पा रहे हो? मैंने क्या क्या बताया आपको? सबसे पहले जम्बूद्वीप की अवधारणा थी, जो इस तथ्य को काट रही है अंग्रेजों के, जो ये कहते थे कि भारतीय क्षेत्रीय आधार पर टूट रखा है। ओके। फिर उनका कहना था कि भारत कभी राष्ट्र हो ही नहीं सकता है, जैसे ये बेवकूफ़ बोल रहा था। तो इसने क्या बताया कि मेघदूतम पढ़ लो और शंकराचार्य की जो कृत्य हैं उनको देख लो। उसके अकॉर्डिंग क्या सिद्ध हो गया था कि भारत क्या है? राष्ट्र है, पहले से ही है। तीसरा, वर्नाक्युलर तुम प्रेस एक्ट लेके आ गए अगर तुमको स्वतंत्रता देनी थी। चौथा हमने पढ़ा था कि इन्होंने एक कुतर्क और दिया था भारत के बारे में कि भारत ने क्या किया था? राजनीतिक एकीकरण नहीं था भारत में करके ना, ये तो सिद्ध कर रहे हैं। तो इसका तर्क मैंने पहले भी आपको दिया था प्लासी वाले दौर में कि भारत में कभी भी अखिल भारतीय सम्राट की अवधारणा नहीं रही है। केवल 2-3 बार हम ऐसा देखते हैं, जैसे चंद्रगुप्त के टाइम पे देखते हैं, दूसरा समुद्रगुप्त वगैरह, और तीसरा मुगलों के समय। तो हमेशा एक छोटे छोटे राज्यों के रूप में हमारे यहाँ पर शासन हुआ है। तो इंडिया में नेशनलिज्म कैसे आ रहा है? ये था। अब लाते हैं कि प्रोसेस क्या था। तो विचारधारा समझना जरूरी है ना, ये विचार ही आगे को इस चीज़ को आगे को लेके जाएंगे। इंडिया में चल रहा है फेज फर्स्ट करके बनाएंगे और सेकंड फेज। इसको मैं बोलूँगा प्रोटो नेशनलिज्म, और ये मॉडर्न में जाएगा। इसमें आप लोग जरा चेन बनाएंगे, इसमें 3 चीज़ें आएंगी। पहले हम देखते हैं इसमें सिविल रिवोल्ट, सेकंड हम देखेंगे ट्राइबुलर रिवोल्ट, थर्ड हम देख लेंगे इसमें एग्रेरियन रिवोल्ट, एग्रेरियन रिवोल्ट। ऐसे ये था फर्स्ट फेज में, और फर्स्ट फेज का ही एक रिजल्ट हम देखते हैं 1857 का रिवोल्ट। इस चेन को बनाना है। और सेकंड फेज में हम पढ़ते हैं जो मॉडर्न नेशनलिज्म की ओर जाएगा इंडिया में। इसी को हम बोलते हैं इंडियन रेनेसा। रेनेसा को पुनर्जागरण बोलेंगे, ठीक है, पुनर्जागरण। फिर यहाँ से मेरी पूरी चेन शुरू हो जाएगी धर्म सुधार आंदोलनों की, यहाँ से हम फिर उसको आज़ादी तक ले जाएंगे।
सिविल रिवोल्ट, ट्रेवलर रिवोल्ट, एग्रेरियन रिवोल्ट एंड 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था। हाउ आर यू? यू मस्ट टू लेट। देखो यहाँ पे हमने मिस्टर हिमांशु, आज हमारा चल रहा है नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, ठीक है। अब क्या बताएं, आप वीडियो को ज़रूर देखना, यहाँ से अपने आप लिंक हो जाएगा। थोड़ा गहरी चर्चा हुई थी, शायद 5 मिनट में मैं समझाने में समर्थ रहूँगा, तो मैं इसको यहीं से लिंक करूँगा, ठीक। फर्स्ट फेज का क्या चल रहा है हमारा, नेशनलिज्म, ठीक है, इंडिया में। यहाँ ये आपने उतार लिया पूरा, लिख लिया ना, ठीक। ये तो ट्रेंड है, ट्रेंड मतलब ऐसे इंडिया में आएगा, ठीक है। नींद आने लगी तुमको आज। ये तुम्हारी पहली क्लास होती है? अच्छा सेकंड है। इससे पहले क्या पढ़ना होता है? ज्योग्राफी था। तो मैंने बोर कर दिया आपको? जोर से, लाउडली, मेरे कान का पर्दा फटा है। क्या हो रहा है, तबीयत खराब है? यार अपने मन से चले जा रहे हो, एक बार पूछ तो लो यार, अच्छा लगता है। तो क्या हो रहा है? अच्छा, बुखार आ रहा है। तो क्लास छोड़ दी जाए फिर? तो तुम वो बताओ यार, सही रही 14 फरवरी? तो कैसा रहा? अब तो समय गैर हो गया, अब कहाँ मिलती। तो सिविल रिवोल्ट, क्या बता रहा था मैं, नेशनलिज्म। जब यूरोप से इंडिया की ओर राष्ट्रवाद आएगा, उसका स्वरूप थोड़ा अलग रहेगा। कैसे अलग रहेगा? क्योंकि यूरोप में जिन परिस्थितियों में राष्ट्रवाद पैदा हो रहा है, सेम परिस्थितियां भारत में नहीं हैं, ठीक है। देखो यूरोप में जो राष्ट्रवाद आया है, उन्होंने क्रांति कर रखी है। मैंने एग्जांपल दिया ना, कौन सा? फ्रांसीसी क्रांति, उससे पहले अमेरिकी क्रांति। तो वो लोग जब क्रांति कर रहे हैं, तो क्रांति करने का मौका मिला उनको। इंडिया में क्रांति कब हुई है? सबसे पहले 1857 में। इससे पहले छुटमुट हो रही है, इनके बारे में आज हमने पढ़ना है, तभी तो सक्सेस नहीं हो पा रहा है ना। क्रांति यहाँ भी चल रही है छोटे छोटे, लेकिन उसको वो स्वरूप नहीं मिल पा रहा है जिससे कि यहाँ आज़ादी आ सके। समझ पा रहे हो? क्योंकि हम लोग आज़ाद नहीं है, वी आर कॉलोनीज, हम तो एक गुलाम है ना। तो हमको वो मौका मिल ही नहीं सकता है जिससे कि भारत में भी राष्ट्रवाद आ सके। लेकिन फिर भी भारत में राष्ट्रवाद आ जाएगा। जैसे मैं बोलता नहीं हूँ कि रावण की नाभि में ही था ना उसका पूरा जीवन, तो वैसे ही उपनिवेशवाद जहाँ जहाँ गया, उसने ऐसी समस्याओं को पैदा किया जिसने वहाँ राष्ट्रवाद अपने आप बाय डिफॉल्ट पैदा हो गया। समझ पा रहे हो? इन्होंने कभी नहीं चाहा कि किसी देश में राष्ट्रवाद आए। अब तुम खुद सोचो, अगर आप लोग, मानो कि मैं एक ब्रिटिश अधिकारी हूँ, आप सब कॉलोनी के मेंबर हो, तो मैं कभी चाहूँगा कि आप सभी लोग एक हो जाओ। अगर आप लोग एक हो जाओगे तो नुकसान किसका होगा? मेरा होगा ना। इसलिए तो उन्होंने जातिवाद, संप्रदायवाद, इन चीज़ों को प्रमोट किया। फूट डालो, राज करो, ये तो था डिवाइड एंड रूल। तो वो कभी नहीं चाहेंगे ना कि भारत में क्या आए? राष्ट्रवाद आए। लेकिन अब जो साम्राज्यवादी लेखक हैं, वो सिद्ध करते हैं कि इंडिया में या फिर जितनी भी कॉलोनीज थी, यहाँ पर राष्ट्रवाद क्यों आया? क्योंकि अंग्रेजों का आना हुआ। अगर अंग्रेज नहीं आते, अगर अंग्रेज आए नहीं होते, तो कभी भी राष्ट्र नहीं बन पाते, ठीक है। देयर इज नो मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। अगर कहीं भी ब्रिटिश गए नहीं होते, क्या आप इस तरह से सहमत हो? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आर यू एग्री विद मी मिस्टर हिमांशु? आप लोग मेरे प्रश्न को समझ पाए? अगर अंग्रेज भारत में आए नहीं होते, क्या भारत एक राष्ट्र नहीं बन पाता? क्वेश्चन समझ पाए? अगर अंग्रेज भारत में आए नहीं होते, क्या भारत एक राष्ट्र नहीं बन पाता? क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? इस तथ्य से सहमत है ना? ऐसे क्वेश्चन किए थे हमने, आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर तर्क देना। आज का क्वेश्चन यही है आपका, आपने पूछा था ना सोमवार को क्वेश्चन देना है, तो ये क्वेश्चन बना लिया, ठीक है। लिख लो इसको, मैं खुद भूल जाऊंगा अभी थोड़ी देर में। इस पर लंबी चर्चा हो सकती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
भाई साहब लिख लो यार। तो क्या है भाई साहब हिमांशु भाई, और बताओ यार फिर। 14 फरवरी कहाँ बनाई? घर में ही? आप आए नहीं थे ना उस दिन टेस्ट देने का? हैप्पी वैलेंटाइन डे बोले। सभी को बोला था मैं, रास्ते में जो भी मिल रहा है वेरी रोमांटिक। आपने क्वेश्चन नोट किया? क्वेश्चन था कि अगर अंग्रेज भारत में आए नहीं होते तो क्या भारत राष्ट्र नहीं बन पाता? ठीक है, ये हो गया मेरा स्टेटमेंट। पीछे से लिखना क्या आप इस कथन से सहमत हैं, ये है क्वेश्चन। ओके, तो आपका नाम ही वो रख देते हैं मिस्टर वैलेंटाइन। अच्छा है, क्योंकि पंडित आदमी मेरा पहला काम ही नामकरण करने का होता है। अच्छा लग रहा है क्योंकि मिस्टर वैलेंटाइन हमारी उससे याद भी हो जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में जो वो नहीं चुनते थे एंग्लो इंडियंस, तो विधानसभा में यही व्यक्ति था, 2 बार रहा हो। मिस्टर वैलेंटाइन जैसी गर्लफ्रेंड भागी। मिस्टर वैलेंटाइन, ठीक है। भागी नहीं मतलब छोड़ दिया उसने। तो आओ मिस्टर वैलेंटाइन, लुक हियर। अब इंडिया में जो ये बन रहे हैं कौन, राष्ट्रवाद की अवधारणा अंग्रेजों ने क्या कर रखा है, हमको गुलाम बना रखा है। ठीक, तो भारत में जो राष्ट्रवाद आएगा वो विद्रोह के रूप में आएगा, ये कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि हम लोग आज़ाद नहीं थे ना, वहाँ तो सब आज़ाद थे, तो उनको मौका मिला, उन्होंने पूरी क्रांति करी। अब भारत में क्रांति क्यों नहीं हो पा रही है उस स्तर की? क्योंकि हम लोग आज़ाद नहीं हैं, हमको मौका ही नहीं मिल पाया ना। तो हम अलग अलग स्तर पर देखते हैं कि जब देखो हर वर्ग में, हर समाज में अलग अलग वर्ग बने रहते हैं। यहाँ वहाँ मत देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली चीज़ है ना, छोटी छोटी, फिर ये निकल जाएगा दिमाग से, फिर बहुत समस्या आती है। ये कॉन्सेप्ट है, तभी तो इतना समय ले रहा हूँ। इसके बाद तो बस रिवीजन जैसा चलेगा। यहाँ पे समय दो ना थोड़ा, कि मैंने क्या बोला, हर समाज में, हर काल में वर्ग रहते हैं। एलाइट क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लाइक दिस एंड सो ऑन होते हैं ना। अरे उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग होते हैं हमेशा। तो वैसे ही भारत में भी वर्ग रहे हैं। अब मैंने बोला कि इंडिया में जो नेशनलिज्म आ रहा है वो रेजिस्टेंस के रूप में आ रहा है, विरोध, प्रतिरोध के रूप में। मिस्टर हिमांशु, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, इंडिया में जो नेशनलिज्म का ट्रेंड है वो थोड़ा अलग हो रहा है, क्योंकि इंडिया इज़ नॉट अ फ्रीडम, मतलब वो स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है ना, वो क्या है, गुलाम है। देखो ये सारी चीज़ें आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ कि गुलाम कैसे है भाई, हम कर चुके हैं इस चीज़ को। तो अलग अलग वर्गों के पास अलग अलग समय में मौका मिलेगा विद्रोह करने का, समझ पा रहे हो? तो जब विद्रोह निम्न वर्ग, सबसे पहले विद्रोह कौन करेगा? सबसे ज़्यादा कौन डिप्राइव होता है समाज, सोसाइटी में? हु इज़ द मोस्ट डिप्राइव सोसाइटी? निम्न वर्ग होता है ना, हमेशा उसी को तो दबाया जाएगा, संसाधन विहीन जो वर्ग होता है। ठीक है, इसी को कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था? कार्ल मार्क्स ने दो चीज़ें बताई थी ना, हैव और हैव नॉट्स। तो हैव नॉट्स हैं, तो इन लोगों ने सबसे पहले विद्रोह किया, निम्न वर्ग। जब निम्न वर्ग ने आंदोलन किया तो ये रहा, इसको मैंने सिविल रिवोल्ट बोला, ट्रेवलर रिवोल्ट बोला, एग्रेरियन रिवोल्ट बोला। ओके, अब देखो फिर एक अभिजातीय वर्ग पैदा किया। अभिजातीय वर्ग समझते हो, एलाइट क्लास। और एलाइट क्लास में किसको रखा? इंग्लिश शिक्षा के माध्यम से आपको इंग्लिश सिखा दी, फिर आपको अंग्रेजों के साथ काम करने का मौका मिला, तो आपको समाज से ऊपर आने का मौका मिल गया। तो यू आर एलाइट नाउ, तो आप एलाइट बन गए। अब तो एलाइट क्लास ने, और एलाइट क्लास का जो संकर्षण हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है? यूरोपियंस। वो लोग अंग्रेजों के साथ गए, ब्रिटेन में भी गए, वहाँ की सभ्यता को सीखा। तो उन लोगों ने क्या देखा, आपने अगर समझा इस चीज़ को ना, मैंने दादा भाई की एक बुक बताई थी, क्या, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। अन ब्रिटिश बोल दिया ना, कि उन्होंने कभी राज ही नहीं किया, उन्होंने केवल गुलामी के तौर पर हमको रखा। अगर वो राज करें तो उनका तो राज सबसे विश्व में सबसे अच्छा है, ऐसा माना जाता था। ठीक है भाई साहब, क्या चल रहा है? ज़्यादा गहरा हो रहा है? कुछ नहीं, इतना तो याद हो पा रहा है ना कि भारत में
जो राष्ट्रवाद है वो अलग अलग रूप में आया है, अलग अलग रूप में नहीं, विरोध के रूप में। अरे अंग्रेजों का विरोध करना है ना, इनको भगाना है यहाँ से, तो विरोध करने के क्रम में समाज के अलग अलग वर्ग के पास मौका मिला विरोध करने का। जब विरोध निम्न वर्ग ने किया तो उसका स्वरूप ये है, नागरिक विद्रोह, ट्रेवलर या मतलब जनजाति विद्रोह और किसान विद्रोह। ठीक है, ये जब पूरा ताकत में आया तो उच्च वर्गों को भी मौका मिला। किसको? जो हमारे राजा रजवाड़े थे, उनको, उनकी एंट्री हम कहाँ देखते हैं? 1857 क्रांति में। लेकिन इसमें कहीं पर आपको मध्य वर्ग नहीं दिखाई देगा। मध्य वर्ग जब एंट्री होगी वो वहाँ से होगी। देखो 19वीं सदी का सामाजिक एवं धर्म सुधार आंदोलन स्टार्ट होगा। अब वो नहीं हमारे कौन, राजा राम मोहन राय है ना, सारे वहाँ से हम समाज सुधार स्टार्ट कर देंगे और वो आधुनिक राष्ट्रवाद की ओर आएगा जो हमको आज़ादी तक लेके जाएंगे। ये बताना चाह रहा था। ठीक, अब जरा इसमें एक आध एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अब सिविल रिवोल्ट क्या था? देखो अंग्रेजों ने जब उपनिवेश बनाए थे, आपको मैंने उपनिवेशवाद की सारी घटनाएं बताई हैं, तो ये क्या कर देते थे? विस्थापित करते थे। राजा था उसको हराया, यही तो करते थे। अरे साम्राज्यवाद, द्वितीय चरण क्या था? औद्योगिक पूंजीवाद में क्या था? औद्योगिक चरण का जब उपनिवेशवाद हुआ था, उसकी राजनीतिक नीति में क्या लिखवाया था? हाँ, आ गया ना साम्राज्यवाद। तो साम्राज्यवादी चरण में क्या करना पड़ेगा? जो राजा लोग हैं उनका दमन करना पड़ेगा। तो जो राजा, एक तो उसकी गद्दी छिनेगी, तो पहला विद्रोह कौन करेगा? राजा। राजा के साथ पूरी प्रजा जुड़ी है। ये वाली विचारधारा कहाँ से आ गई? लॉर्ड कैनिंग, बताया था। लॉर्ड कैनिंग के दिमाग में क्या आया कि जो राजे रजवाड़े हैं वो आम जनता के क्या होते हैं? भगवान के रूप में देखते हैं उसको। तो ये समझ पा रहे हो? तो अगर राजा का रुख जहाँ की होगा, जनता अपनी ओर वहाँ की ओर चली जाती थी भारत की। तो ये यहाँ पर हमको दिखता है सिविल रिवोल्ट। कारण क्या था समझ में आए? जो हमारे भारतीय विस्थापित किए गए थे राजा रजवाड़े, तो राजा गए तो राजा के साथ वो नागरिक भी उसके साथ चलने विद्रोह में खड़े हो गए। इसमें हम पढ़ते हैं, सबसे पहले आपने अगर सुना होगा किट्टूर की रानी चेन्नम्मा, सुना है इनका नाम? तमिलनाडु में किट्टूर क्षेत्र की रानी थी, रानी चेन्नम्मा। सबसे पहले उन्होंने इसमें विद्रोह किया था। दूसरा हम देखते हैं इसमें सन्यासी विद्रोह या फकीर विद्रोह भी कहते हैं उसको। आनंद मठ में इसका जिक्र मिलता है। मिस्टर हिमांशु, मैं भागवत सुना रहा हूँ, आपने ये लिखा, ये इसमें लिखो, देखो ना सिविल रिवोल्ट में एक लाइन लिखो फटाफट। भारत में साम्राज्यवादी नीतियों ने भारतीय राजाओं को विस्थापित किया, भारतीय राजाओं एवं सेनाओं को विस्थापित किया, राजाओं और सेनाओं को विस्थापित किया। अब राजा द्वारा प्रतिरोध करने पर, अब राजा द्वारा विरोध या प्रतिरोध करने पर उसके साथ पूरी जनता भी उसका सहयोग देने लगी। तब इसको क्या बोलते हैं? नागरिक विद्रोह। बस इतना लिखना। मिस्टर हिमांशु, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समथिंग? नो हिमांशु, यू आर वैलेंटाइन, मिस्टर वैलेंटाइन। यस। ये क्या कि बार-बार ऐसा नहीं बोल रहे हैं कसम से। अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, because I miss her a lot. भाई वो तो आपकी चोट है, हमारी गलती थोड़ी ना है। एक बहुत बड़े विचारक कह गए हैं, इंसान अपने परेशानी का कारण खुद होता है। तो मैंने आपका नाम वैलेंटाइन रखा, अगर आपको बुरा लग रहा है उसका कारण आप, ठीक है? मिस्टर वैलेंटाइन ठीक है, आई लव इट। चाहिए था कुछ ऐसा अच्छा नाम आ जाए। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा। सबसे पहले सन्यासी विद्रोह लिखो, सन्यासी या फकीर विद्रोह। नंबर सेकंड, किट्टूर तमिलनाडु, रानी चेन्नम्मा का विद्रोह। किट्टूर लिख के बताऊं? हाँ आता है लिखना? पक्का? मैं देख सकता हूँ? अभी देखूंगा। किट्टूर, अभी देखूंगा, अभी लिखो किट्टूर रानी चेन्नम्मा का विद्रोह। ओके, रानी चेन्नम्मा का नाम नहीं सुना था आपने हिस्ट्री में कभी? ये तो बहुत फेमस लेडी हैं,
महिला सशक्तिकरण में तो सबसे पहले इन्हीं का एग्जाम्पल आता है आधुनिक भारत में। देखो सबसे पहले इन्हीं का नाम लिया मैंने, रानी चेन्नम्मा। और झांसी की रानी भी बाद में आएगी ना, वो तो 1857 की क्रांति में आएगी। उनसे पहले इतना बड़ा विद्रोह मैडम ने यहाँ पर कर रखा है, रानी चेन्नम्मा ने। और तीसरा हम लिखेंगे मैसूर का विद्रोह, मैसूर का विद्रोह। एक त्रावणकोर का विद्रोह लिखो, त्रावणकोर के मंत्री द्वारा विद्रोह। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, या था एग्जाम में तो आपने अगर ध्यान दिया है, मैंने देखा था एक उत्तराखंड का एक एग्ज़ाम था, मुझे ये नहीं पता कि कौन सा है, पीसीएस का एग्ज़ाम है, उसमें आया था अहोम जनजाति के बारे में। पढ़ा है अहोम जनजाति? तो जब यहाँ पढ़ेंगे ना हम ट्रेवलर रिवोल्ट, तो यहाँ आएगा अहोम विद्रोह। अहोम जनजाति कहाँ है? असम में। उसके बारे में पूरा वो क्यों कर रखा है ना, तो ऐसा क्वेश्चन आता है उत्तराखंड में, तब हम इसको कर रहे हैं डील। अभी यहाँ तक आपको थोड़ा बोरियत लगेगी 1857 क्रांति तक, ठीक है। यहाँ से आगे को फिर पूरा इंटरेस्टिंग है। मैं इसको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आता है, यहाँ से आ रखा है, तो तब मैं कवर कर रहा हूँ। मेंस में भी आ रखा है, कुछ एक साथ पूछे थे उसने, 2023 के या 24 के मेंस में देखा था मैंने, अपर पीसीएस का। लोअर पीसीएस में तो इतना वो जाता नहीं है। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या लिखवाया? सन्यासी विद्रोह लिखवाया है। कौन सा विद्रोह है? हाँ, किसान सन्यासी या फकीर विद्रोह। देखो हमने पढ़ा था इलाहाबाद की संधि हुई थी, वहाँ द्वैत शासन प्रणाली आ गई थी। वहीं पे मैंने एक एग्जाम्पल आपको लिखवाया होगा कि भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ था और किसानों के साथ ज्यादती हुई थी, वहाँ अकाल पड़ गई थी, ठीक है। तो ये सारे बंगाल में हुई उन प्रारंभिक नीतियों का रिजल्ट था जो अंग्रेजों ने वहाँ पर स्टार्ट में किया था द्वैत शासन पद्धति के माध्यम से, ओके। तो ये लोग क्या थे? ये थे किसान लोग। इन्होंने बाद में सन्यासी का स्वरूप धारण कर लिया, ठीक है। तो तब इनको हम सन्यासी विद्रोह कहते हैं। आनंद मठ आपने सुना होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, तो उनके द्वारा आनंद मठ में भी इसका जिक्र किया गया है, ओके। सन्यासी कौन थे समझ में आया? ये कोई सन्यासी लोग नहीं है, बस ये सन्यासी स्वरूप धारण कर लिया ब्रिटिश के अगेंस्ट में, क्योंकि धर्म के नाम से लोग इकट्ठा होते हैं ना। आज भी वही ट्रेंड है भाई, क्योंकि धर्म की भाषा बहुत आसान है, ठीक है। धर्म की भाषा बहुत आसान है, लोगों को इकट्ठा करना आसान हो जाता है उस नाम पे। तो इन्होंने सन्यासी का रूप धारण कर लिया, जिससे कि बहुत अच्छी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। बोला जाता है कि 1/10 जो ट्रूप्स था किसका? बंगाल सेना का, ब्रिटिश बंगाल आर्मी का, वो इसको दबाने में लग गया पूरा। हालांकि उतना सफल ना आंदोलन रहा ना ये रहा, तो जो भी है, क्योंकि ये शुरुआती समय का है ना आद्य राष्ट्रवाद। आद्य राष्ट्रवाद में हमको वो सफलता मिलेगी ही नहीं, तो इसने फेल होना ही था। सेकंड हमने आपने रानी चेन्नम्मा का नाम लिखा होगा, ठीक है। तो रानी चेन्नम्मा किट्टूर क्षेत्र पलता है मेरा तमिलनाडु में, ठीक। तो तमिलनाडु में वही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो हमने पढ़ा था, उत्तराधिकार का मामला। मिस्टर वैलेंटाइन, इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हो आप? रानी चेन्नम्मा का मामला सुन लो फटाफट, ठीक है। रानी चेन्नम्मा वाले मामले में ये है कि सक्सेसर पॉलिसी का ही मामला पूरा, उत्तराधिकार का मामला, ठीक है। उत्तराधिकार में ये था कि रानी चेन्नम्मा का कोई उत्तराधिकारी रहा नहीं, उसके हस्बैंड का इन्होंने असैसिनेशन कर दिया चेन्नम्मा के, तो उस उत्तराधिकारी था नहीं, तो उसने अडेप्ट करने का सोचा, ठीक है। तो इसने अडेप्ट करने के लिए, अब मैंने बोला नहीं था हस्तक्षेप करने आ जाते थे सीधे। अब लेकिन 3 चीज़ें बताई थी, अगर आपको डॉक्टर लैप्स याद है। ऐसे राज्य जो पहले मुगल शासकों के अधीन थे, अब इनके साथ आ गए थे, और ऐसे राज्य जो जिनको पैदा ही इन्होंने किया था। लेकिन ये किट्टूर वाला क्षेत्र ऐसा था, यहाँ अंग्रेजों की पकड़ ही नहीं थी, वो बिल्कुल स्वतंत्र राज्य था। तो यहाँ पे इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट कर दिया, तभी तो विद्रोह हुआ ना। अचानक से अंग्रेजों ने, या तो पहले कुछ डील हुआ हो, है? और ये वो समय है जब अंग्रेजों की शक्ति बिल्कुल साम्राज्यवादी है, उनको तो हर किसी को लपेटने का आदत बन गया है, अपने में विलय करने का। तो ये कारण ये हो गया। तो जो रानी चेन्नम्मा थी उनके द्वारा विद्रोह छेड़ा गया। फिर रानी आ जाती थी तो जनता ने अपने आप आ जाना था उसमें। थर्ड क्या लिखा है? हाँ, मैसूर वाला। देखो हमने मैसूर पढ़ा था, जब मैसूर लास्ट में मैसूर वाले क्षेत्र में हमने क्या देखा था, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, उसमें वो आधा भूभाग अपना खो चुका था टीपू सुल्तान, है ना। उसके बाद फोर्थ मैसूर वॉर ना, एंग्लो मैसूर वॉर, जहाँ पे टीपू सुल्तान का डेथ हो जाता है। उसके बाद ये मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना करते हैं, बताया था ना। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या होता है, एक आड़ियार वंश के शासक को बिठा दिया जाता है वहाँ पर, ओके। और सारी जो जनता थी वो फैमिलियर हो चुकी थी उसके लिए, किसके लिए? टीपू के लिए, हैं। अब टीपू का अचानक
मृत्यु हो जाना। और टीपू के बाद कोई उसका सक्सेसर आना चाहिए था, जनता तो ये चाहेगी ना। उन्होंने अचानक किसी दूसरे व्यक्ति को जो आरडीआर वंश का पहले कभी रहा होगा उसको बैठा दिया, तो जनता विद्रोह तो करेगी ना। तो एक कारण ये बन जाएगा इसमें। आप समझ पाए इस पॉइंट को, क्या बताया मैंने ये। तो ये थे हमारे नागरिक विद्रोह। अब कल थोड़ा हम इनको पढ़ेंगे, कल इसको पूरा खत्म कर देंगे 1857 की क्रांति तक। फिर परसों की क्लास में हमारी अब ऊपर इंटरेस्टिंग वहाँ चलेगा। आज मैं यहीं पर क्लास को रोकता हूँ।